चलो अब बातें बंद कर दो और ध्यान दो इधर। बढ़िया लग रहा है ना? सही जगह है। 10 विधियां अपने हैं जो कल पढ़ ली हमने, और आज हमने उसका बढ़िया रिवीजन कर लिया। अब 11वीं विधि है, नाम है साहचर्य विधि। साहचर्य का सामान्य अर्थ समझेंगे तो साथ साथ विचरण करना, चलना, काम करना, पढ़ना, वो जो भी है। और सबसे मेन जो बात है वो है ये याद रखना कि देखो, मोंटेसरी विधि है, उनकी प्रतिपादक मारिया मोंटेसरी है ना। तो एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं कि साहचर्य विधि के जनक, फिर ऑप्शन में मारिया मोंटेसरी जब हम पढ़ेंगे उस समय हमारे मन में आएगा कि इनकी विधि तो वो है, और हम कहीं और नहीं भटक जाए, ऐसा थोड़ी कोशिश करनी, नाम याद रहना चाहिए, ठीक है। कक्षा कक्ष में बालक के अनुभव पारित चित्र लगाए जाते हैं। अब ये कुछ एक टेक्निकल शब्द आ जाते हैं ऐसे। बात तो कहाँ की जा रही है? कक्षा कक्ष की जा रही है। और बालक के अनुभव पारित, अनुभव पारित का मतलब ऐसे चित्र जो बालक ने कहीं ना कहीं देखे हैं या उसके अनुभव में है कहीं ना कहीं, उसको कहेंगे अनुभव पारित। मतलब बालक ने जिनका मतलब ऐसे कहीं ना कहीं जैसे घूमते हुए देखा हो, कहीं चित्र देखा हो, कहीं भी बायों नहीं जाना चाहिए। मतलब बालक है जो जैसे उसने अपने घर पे क्या क्या वस्तुएं देखी हैं वो चित्र हो सकते हैं, कहीं घूमने गया जैसे बाहर मोहल्ले वगैरह में क्या चीजें देखी वो सारा कुछ है इसमें आ जाएगा। अब क्या करना, फिर उन्हें एक कार्ड, अब वो चित्रित कार्ड रहेगा, कैसा कार्ड रहेगा? चित्रित कार्ड रहेगा। और वो कार्ड आपने दिया, उसमें जो चित्र बना हुआ है, अब ये जो आपने चित्र लगा रखे हैं कक्षा कक्ष में, इनको खोजने के लिए आप कहते हैं। तो इससे क्या होगा? ये बात हो गई कि दो समान प्रकार के चित्र हैं उसको वो देखेगा। खोज या क्रियाशीलता सिद्धांत पर आधारित है, देखो और कहो। अब ये जस्ट है जो हमने अनुकरण में पढ़ा था, वही लगभग वो की वही बात है ये। खोज या क्रियाशीलता सिद्धांत। अब खोज कैसे? क्योंकि उसके पास एक चित्र है छोटा, उसके आधार पर उसको कक्ष में से बहुत सारे चित्रों में से एक, उसके पास तो एक ही है और कक्ष में कितने हैं? खूब सारे हैं। अब उसके पास जैसा है उसको ढूंढना है, इसका मतलब उसमें है जो खोज वाली बात आ गई। या क्रियाशीलता सिद्धांत, अब वो ऐसे ही नहीं मिलेगा, उसको देखना पड़ेगा, सबको देखेगा वो, तब जाके कहीं जाके उसको मिलेगा। प्रारंभिक कक्षाओं हेतु उपयोगी है और मनोवैज्ञानिक विधि है, ये अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ बालक है जो कैसा है बोलो? क्रियाशील है। क्रियाशील होते ही फिर विधि कैसी हो गई? मनोवैज्ञानिक हो गई, ठीक है ना। और छोटी कक्षाओं में ये चित्र वाली कहानी है जो बहुत बढ़िया से बच्चे का बहुत इंटरेस्ट आ जाता है ऐसी चीज में। कभी प्रयोग करके अपन देख भी सकते हैं, ऐसा कुछ अगर कहा जाए तो ये विधि हो गई कौन सी? साहचर्य विधि। कुछ को लगेगा कि रिवीजन तो धीरे था, ये फास्ट हो गया, तो अब हमें थोड़ा इसका भी ध्यान रखना है। रिवीजन अगर अपन रिवीजन बार बार अभी वापस बात नहीं करेंगे, कल एक बार बहुत प्रॉपर रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। डाल्टन विधि, विधि का नाम क्या है? डाल्टन। नाम थोड़ा ध्यान रखना, देखो इधर डाल्टन है और इधर जो मिस हेलेन पारकर्स है, अमेरिका की है, 1913। 1913 कहीं और भी पढ़ा है, वाटसन ने है जो व्यवहारवाद एस्टेब्लिश किया था, उस समय की बात है। अब डाल्टन विधि है ना, इस विधि को लेकर किसी विद्यार्थी को क्या करना है, जो क्लियर करना। देखो ये परीक्षा में आने की प्रोबेबिलिटी है जो बहुत ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि जो अपने जो पेपर सेटर हैं वो कोशिश करते हैं कि जो नाम से स्पष्ट नहीं है उसके प्रश्न बनाओ, ताकि विद्यार्थी ने अगर बहुत अच्छी से पढ़ाई कर रखी है तो ठीक है, नहीं तो उसके गड़बड़ हो जाए मामला। तो डाल्टन शब्द के साथ अपने को ये जो एक दो लाइनें हैं ना, इनको बहुत अच्छे से याद करने की कोशिश करें। अब ये कह रहा है कि छात्रों को स्वतंत्रता, जिम्मेदारी और व्यक्तिगत गति से सीखने पर है जो बल। यानी बालक है जो पूरी तरह से सीखने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। उसको जो जो भी वो सीखेगा उसके लिए व्यक्तिगत रूप से वो जिम्मेदार है। अब एक कम सीखेगा बहुत बढ़िया बात है, ज्यादा सीखेगा बहुत बढ़िया बात है, तो जिम्मेदारी की बात होगी। व्यक्तिगत गति का मतलब क्या हुआ? कोई स्लो सीख रहा है तो स्लो स्पीड में सीखेगा, कोई ज्यादा स्पीड में सीख सकता है तो ज्यादा स्पीड में सीखेगा। कुल मिलाकर उसका सीखना है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, उसकी खुद की जिम्मेदारी है, अपनी जो भी जो नेचुरल स्पीड है उससे सीख सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो लाइन है वो है ये, इसमें परीक्षा का क्या होता है? अभाव। सीधा प्रश्न बनता है कि कौन सी शिक्षा जो अपनी शिक्षण प्रणाली है उसमें परीक्षाओं का अभाव होता है। ज्यादातर आज की जो एजुकेशन व्यवस्था हो तो शिक्षा के मतलब वो पूरा सिस्टम ही परीक्षा के बिना चलता ही नहीं है। वहाँ परीक्षा है तो है काम, बाकी काम गड़बड़ है पूरा, है ना। तो परीक्षाओं का क्या होता है? अभाव होता है। अब इसमें एक वो सत्य असत्य वाले प्रश्न की संभावना बन रही है। कैसे बन रही है? देखो, परीक्षाओं का अभाव है, ये बात जो पूरी लाइन है। अब वो हमसे पूछेगा कि डाल्टन विधि को लेकर संगत कथन है या असंगत कथन है, उस समय ये थोड़ी सी लाइन है जो अपने काम की हो सकती है, क्योंकि ये लाइन है नेगेटिव। कैसी है बोलो? नेगेटिव। और जब आप प्रश्न देखोगे ना, पीवाईक्यू वगैरह देखोगे, तो पीवाईक्यू वगैरह देखोगे तो उसमें बहुत जगह आंसर मिलेंगे, 90% तक आंसर मिलेंगे। वो लाइन नेगेटिव है तो वो आंसर बन रहा है, लेकिन ये नेगेटिव है लेकिन बात सही है। तो ये परीक्षा में अपने को थोड़ी ध्यान रखनी है कि परीक्षाओं का इसमें क्या होता है? अभाव होता है। अब जैसे ये लाइन हमने बहुत अच्छे से अभी डिस्कस कर ली और ये ठीक है, हमें याद आ जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। एग्जाम में थोड़ा हमारा दिमाग दबाव में रहता है,
हमने अगर प्रॉपर पहले इस पर एनालिसिस नहीं किया, बात नहीं की, तो एग्जाम में ऐसे लगेगा कि परीक्षा तो हर विधि में होगी ना, अभाव कैसे, तो हमें वो सही लग सकता है। तो अभी से इसको दिमाग में रखना है कि परीक्षा का क्या होता है, इसमें अभाव होता है। प्रगतिशील बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति, देखो सब जगह जो बढ़िया है बाल केंद्रित, वो इसमें पहली बार शब्द अलग यूज हुआ है, ये प्रगतिशील है, क्योंकि ये जो विचार है ना, ये विचार हर कोई नहीं कर सकता। जैसे कोई परिवार में, अब पहले के समय में ऐसे होता था कि स्त्री जो महिलाओं की शिक्षा है उसको थोड़ा सा, हम अभी देखते हैं तब भी हमारा जो महिला शिक्षा का रेशियो है वो और पुरुष उसमें बहुत ज्यादा गैप है। तो क्योंकि ऐसे परिवार हैं जो रूढ़िवादी हैं, तो वो जो उसको अवॉइड करते हैं। अब प्रगतिशील परिवार है वो उसको सपोर्ट करते हैं। ये सेम कहानी है इस विधि में लागू हो रही है। प्रगतिशील क्यों है? क्योंकि ये कभी नहीं मानते कोई एक परीक्षा जो तय करेगी कि बालक है जो क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है, तो प्रगतिशील होगी। और बाल केंद्रित क्यों है? क्योंकि सीधी कहानी है ना, बालक को तो फूल फ्री कर दिया हमने। विषय आधारित प्रयोगशालाओं में प्रत्येक विद्यार्थी अपनी स्वगति से सीखता है। तो अब यहाँ पर प्रयोगशालाओं की बात की गई है, ये ध्यान रखिए ना, साओ लिंगिया ये शालाओं है, ठीक है, प्रयोगशालाओं। मेरी भी, मैंने आज वैसे लिखना जो लगभग लगभग बंद कर दिया था, लेकिन आजकल ऐसे लग रहा है कि ये भारी काम हो गया। विषय आधारित का मतलब हो गया जिस विषय पर आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड। और स्वगति वाली बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वो स्वतंत्र है। और शिक्षक का काम क्या है यहाँ पर? मार्गदर्शक का। भाई जब बालक को आपने स्वतंत्र कर दिया तो आप तो पढ़ा ही नहीं रहे, अब वो बालक अपनी गति से सीखेगा, तो आपको मार्गदर्शन करना है। अब उद्देश्य क्या है? आत्मनिर्भरता और जिम्मेदारी की भावना का विकास। जिस बालक में आत्मनिर्भरता और जिम्मेदारी की भावना का विकास हुआ तो काफी बढ़िया काम हो गया, इसीलिए प्रगतिशील कहा है इसको। स्वगति अधिगम को प्रोत्साहन। कोई भी बालक है, जैसे मान लो कोई कमजोर है, चाहे किसी का IQ ज्यादा है, अगर आप उसको सिखा रहे हैं उसमें स्वगति वाला सिस्टम है। जैसे मान लो अपनी जो क्लास है ना, इस क्लास में भी ऐसे हो मेरे जैसे 5 टीचर और हैं जैसे, और इस क्लास में से जो बहुत ऐसे हैं जिनको जल्दी याद होता है, उसको उस स्पीड से पढ़ा रहा है। या कुछ विद्यार्थी हैं जिनको समझ में नहीं आता है, 5 बच्चों का 10 बच्चों का ग्रुप अलग है, उनको अलग टीचर पढ़ा रहा है, तो और ज्यादा है जो प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं, रिजल्ट प्रॉपर ला सकते हैं, या नहीं है? ये सेम है जो कहानी यहाँ लागू है। आगे है शिक्षा को व्यवहारिक और लचीला बनाना। अब ये लचीला इसीलिए क्योंकि बालक है जो स्वतंत्र है, तो इसको हम फ्लेक्सिबल कह सकते हैं। बड़ी कक्षाओं में ज्यादा बढ़िया हो सकता है, क्योंकि भाषा प्रयोगशालाओं वगैरह में जाके पढ़ना, तो छोटे बच्चे तो थोड़ा खेलने में लग जाएंगे, तो ये बड़ी कक्षाओं के लिए ज्यादा उपयोगी मान ली। आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान क्षमता का विकास। खुद से अगर बालक है जो गुण दोष की बात कर रहा है, स्वतंत्र है, तब वो ये डेवलपमेंट आ जाएगा उसके अंदर। कोई भी समस्या वगैरह है तो उसके समाधान के लिए भी कोशिश करेगा, क्योंकि वो स्वतंत्र है तो ज्यादा बढ़िया से काम करेगा। ये शिक्षण विधि अभी हम बात कर रहे थे, कौन सी? डाल्टन विधि, ठीक है। और डाल्टन विधि से नाम पढ़ने से सीधा सीधा ये चीजें पता नहीं चलती है। इसका मतलब जब रिवीजन करो तो इसको एक बार एक्स्ट्रा पढ़ना, ठीक है। और जब भी रिकॉल करो ना, कभी ऐसे कहीं जैसे बैठे हो नॉर्मल बातचीत और दिमाग में कभी शिक्षण विधियों वाला टॉपिक आया, तो इसको जरूर याद करना है कि डाल्टन विधि में क्या था। अगर अटको तो फिर यहाँ से देखना है कि उसमें क्या चीजें थी। परीक्षाएं नहीं होती हैं एकदम, बालक है जो फ्री है, जो भाषा प्रयोगशाला की वो सिस्टम है उसमें जाके बालक अपने हिसाब से पढ़ रहा है, शिक्षक केवल मार्गदर्शक है। और ये कहानी है जो शुरू होती है मिस हेलन पारघास से, ठीक है। इनके दिमाग में आइडिया आया, और कुछ को लगेगा कि इसको प्रगतिशील कहा है। ऐसे हमारे यहाँ भारत में परीक्षाओं का भाव तो वो एक किताब को छुएगा ही, अपने यहाँ ऐसी स्थिति हो जाएगी, हो सकता है ना। हालांकि जिस देश ने है जो इसको शुरू किया था, तो उसको हम देख सकते हैं कि वो दुनिया में जो अपने आप को उस लेवल पर स्थापित कर चुका था उस समय भी, और आज भी अपन कहते हैं, मतलब देख सकते हैं कि डोमिनेंट है वो, क्योंकि वहाँ जो व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारी शिक्षण पद्धतियां हैं, वो इस लेवल की भी। बाकी सब चीजें स्वगति वगैरह तो समझ में आ रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं है। अगली विधि है, एक बार वापस बता दो उसका थोड़ा सा। फाउंडर कौन है? मिस हेलन पार्कर्स। कहाँ की है और कौन से तेरह है? 1913, ठीक है। परीक्षाओं का क्या होता है? दबाव होता है। बालक है जो स्वतंत्र होता है या गुलाम होता है? स्वतंत्र होता है। स्वगति से सीखता है या शिक्षक की गति से सीखता है? और प्रगतिशील है या परंपरावादी है? प्रगतिशील विचारधारा है। शिक्षा में मतलब बहुत क्रांति की बात है कि भाई आपने बिना परीक्षा के भी पढ़ाना है, जो सेट कर दिया मामला। चलो, और बड़ी कक्षाओं के लिए बढ़िया है ना, छोटी कक्षाओं के लिए वो थोड़ी सी यूजफुल नहीं होगी। अलग अलग के हिसाब से खूब सारी शिक्षण विधियां जहाँ जैसी चाहो वैसे उपयोग कर सकते हो। अब बात करनी है हमें समवाय विधि के बारे में। नाम है क्या बोलो? समवाय। अपने एक माता जी का नाम है जमुआय माता जी, ये समवाय है। वो कहाँ है माता जी? जमुआय माता जी जमुआ रामगढ़ में, जयपुर में, कछुआ वंश से संबंधित है ना। किसने बनाया था मंदिर? दुल्हे राया तेज करा ने, है ना। बढ़िया बात है। जीके पढ़ेंगे, अब जीके की याद आएगी यार, वो भी क्या चीज है। और उसमें थोड़ा फिक्स कर ले, देखो राजस्थान जीके से आएंगे अपने टेस्ट में कितने क्वेश्चन? 50 आएंगे, तो 50 के 3 भाग करते हैं ना अपन।
तो 17 और 17 और 16 होते हैं। अब कहाँ से 17 आएंगे, कहाँ से 17 और कहाँ से 16 आएंगे, वो अनुमान खुद लगा लेना। तीनों ही बता रखे हैं, सबको पता है। चलो बात करो आगे, जनक कौन है? हर्बर्ट। हर्बर्ट की फेमस तो क्या है? पंचपदी फेमस है। यहाँ भी थोड़ा बात कर लेते हैं। अब समवाय विधि है, इसमें नाम से स्पष्ट नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे तो थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है तो पता चल जाएगा। सहयोग प्रणाली, इसको क्या बोलते हैं? सहयोग प्रणाली या प्रसंगानुकूल अध्यापन। प्रसंगानुकूल का मतलब, अभी मैंने जैसे समवाय नाम था, अब मैंने जमुआय माता का नाम लिया, ये क्या था? प्रसंगानुकूल। अब इससे याद भी रहेगा कि भाई समवाय में जमुआय माता का नाम लिया, इसका मतलब वो प्रसंग आ गया था, ऐसा मिलता जुलता नाम आ गया तो हमने बात कर ली। और सेम इस प्रणाली का सार यही है। अगर कोई विद्यार्थी इस बात को भी याद रख ले कि हमें जो माता जी का नाम भी साथ में सर ने बता दिया था उस समय, तो फिर उनको ये याद रह जाएगी कि किस प्रकार का अध्यापन होता है इसमें, प्रसंगानुकूल। मतलब जब बात आ गई तो बात में वो बात बता दी जाती है। अब यहाँ ज्यादा जोर दिया जाता है व्याकरण। व्याकरण को पाठ्य पुस्तक या लेखन कार्य का समावेश करके पढ़ाना। मतलब क्या हुआ, जैसे पाठ्य पुस्तक में कोई पाठ पढ़ रहे हैं, पाठ में कोई शब्द आ गया, और पाठ में शब्द आ गया, जैसे मान लो हम जो अभी ये शब्द आया था इसी के आधार पर वो चले गए। अब व्याकरण की बात कर रहे हैं तो हम आज बात करेंगे इसकी, कोई एक शब्द आ गया, जैसे छोटे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ मैं, 5वीं क्लास के बच्चों को, उस समय ये शब्द आ गया तो हम बात कर सकते हैं ना कि ये शब्द है, अब ये दो अलग अलग शब्दों से बना है, फिर उसको अपन कह देंगे कि इसमें ये शब्द है, ये अलग है, और इस प्रकार से ये जो संधि का एक दीर्घ संधि का उदाहरण है। ऐसा अगर हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हुआ, व्याकरण पढ़ा रहे हैं अपन, लेकिन पढ़ा कब रहे हैं, जब आप किताब या कुछ काम चल रहा है उसी समय, तो उसका समावेश हो गया एक तरीके से, और वो व्याकरण का ज्ञान भी हो गया बालक को। अलग अलग बिंदुओं को जोड़कर संबंध कर पढ़ाना, अब ये दो अलग पॉइंट हो गए, जैसे व्याकरण भी उसके साथ जोड़ दी, और अलग अलग बिंदुओं को जोड़कर संबंध कर पढ़ाना, यानी एक बिंदु चल रहा है उसके साथ किसी और सब्जेक्ट का बिंदु आ गया, उससे रिलेटेड बातचीत आपने कर ली और बच्चों को बताइए कि प्रॉपर ये काम है, तब भी वो किसमें आ जाएगा, समवाय। नाम से पता चल रहा ना, एक दूसरे को जो साथ लेके चल रहे हैं। अब ये दो प्रकार है, इसको भी समझ लो। जैसे आप है जो एक ही सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ बातें कर रहे हो, या एक सब्जेक्ट पढ़ाते पढ़ाते दूसरे सब्जेक्ट की बात कर रहे हो, तो ये दोनों के लिए ये इनके नाम है। एक तो है लंबी है समवाय, तो इसको जैसे आप हिंदी पढ़ा रहे हो, और हिंदी पढ़ा रहे हो उस समय आपने क्या पढ़ाई उसी में, तो वो हिंदी की है ना। या जैसे मान लो तुलसीदास है हिंदी साहित्य में, अब तुलसीदास पढ़ते पढ़ते आपने कबीर की बात कर ली या रहीमदास जी की बात कर ली, तो वो एक तरीके से उसका कौन सा प्रकार हो गया, क्योंकि वो इसी विषय का है। और क्षैतिज में क्या होगा, एक विषय पढ़ा रहे हो, हिंदी पढ़ा रहे हो, और हिंदी पढ़ाते पढ़ाते आपने जो दूसरा कोई विषय है उसकी बात कर ली, तो ये हो गया क्षैतिज। नाम याद रह जाएगा इस प्रकार का। वो अपन दोनों अलग अलग तरीके से, मतलब एक ही विषय है, एक ही विषय में जैसे व्याकरण है, हिंदी की कोई कहानी है, उसी में कुछ पढ़ा रहे हो, या फिर एक सब्जेक्ट इधर पढ़ा रहे हो, दूसरा विषय में चले गए तो वो क्षैतिज कहलाएगा। प्रकार ध्यान रह जाएंगे, और अंतर तो एक बार समझ लिया तो समझ में आ जाएगा, बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है। समवाय प्रणाली के 4 सिद्धांत हैं। अब ये 4 सिद्धांत इनको समझते हैं अपन। पहला है हर्बर्ट का सहसंबंध का सिद्धांत। सहसंबंध का मतलब आपको देखना है दो बिंदु है, उनमें ऐसी क्या बात है जो दोनों में कॉमन है, यानी उन दोनों का आपस में कनेक्शन है, तो उसको क्या कहेंगे अपन, सहसंबंध का सिद्धांत। फिर जॉन डीवी ने क्या किया, सामान्यीकरण। अब सामान्यीकरण का मतलब क्या होता है, पहले जब हम शुरुआत करते हैं कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, उस समय हमें लगता है कि वो तो बहुत कठिन कठिन लगता है, लेकिन जब हम दूसरे विषय से कोई दृष्टांत वगैरह उदाहरण वगैरह लेके आते हैं और उसको नॉर्मल करते हैं, तो फिर उसका हमारे दिमाग में क्या हो जाता है, नॉर्मल लगने लग जाता है, और तो सामान्यीकरण कहलाएगा। और ये सामान्यीकरण की बात कौन करते हैं, डीवी महोदय, ठीक है। अब फ्रोबेल, हर जगह नाम आएगा इनका, ये बात मानते हैं जीवन केंद्रण का सिद्धांत। जीवन केंद्रण का मतलब जीवन से जोड़ के आप जो संबद्ध करके उसको सिखाओ तो ज्यादा प्रॉपर सीखेगा। और गांधी जी का समवाय या बुनियादी शिक्षा सिद्धांत, मतलब गांधी जी तो सभी जगह जो बात करते हैं, वो बेसिक जो बातें हैं वो हर सब्जेक्ट की, हर लैंग्वेज वगैरह सब है जो उनको बताई जानी चाहिए बच्चों को। तो इसमें 4 सिद्धांत काम करते हैं। कौन सी प्रणाली है, समवाय। हर्बर्ट ने बात की, डीवी ने, फ्रोबेल ने और गांधी जी। हर्बर्ट ने क्या बात की, और डीवी ने, गांधी जी ने। बुनियादी शिक्षा, सब जगह गांधी जी का नाम आता है, किसका नाम आता है, बुनियादी का ही नाम आता है। फ्रोबेल ने क्या बात की, जीवन केंद्र। अब इसके भी गुण हैं। गुण देखो, उदाहरण प्रस्तुत करने से समझना आसान, क्योंकि समवाय में क्या कर रहे हो आप, उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हो अलग अलग, तो इसका मतलब जितने ज्यादा उदाहरण आएंगे, दृष्टांत आएंगे, बालक है उसको उतना ही आसानी से समझेगा, उसको बढ़िया से समझ में आएगी बात। फिर रटंत के बजाय समझ पर बल देंगे, तो उससे बालक का क्या होगा, बौद्धिक विकास होगा। ये विधि है जो सरल है, और सरल होने के साथ साथ, क्योंकि आप जो और किसी चीज के साथ जोड़ रहे हो, इस कारण ये क्या है, रोचक है, रोचक बनेगी। जैसे हम कल परसों पढ़ रहे थे, अब मैकडूगल का और जो
आउटलाइन है साइकोलॉजी की, उसका कोई कनेक्शन क्रिकेट से नहीं है। लेकिन हमने है ना कि भाई हमारे दिमाग में है कि मैकडूगल में हमने जो कौन सा शब्द ढूंढ लिया खिलाड़ी का नाम, कि भाई वो जो शुभमन गिल है, ठीक है। और हमने उस आउटलाइन में एक ही शब्द केवल याद रख लिया कि भाई वो क्या हो गया, आउट हो गया। अब क्रिकेटर है तो स्वाभाविक सी बात है, कोई भी नॉर्मल जानने वाला है उसको, तो ये एक तरीके से क्या हो गया। अब वहां कहीं क्रिकेट का नाम नहीं था, फिर भी हमने जो उसको थोड़ा कोशिश की कि भाई ये याद रह जाए और वो रिटेन भी होता है दिमाग में, तो ये बात। फिर सक्रियता और शिक्षण सूत्रों पर आधारित है, क्योंकि बालक है वो अगर ऐसी बातें सुनेगा तो कैसा रहेगा बोलो, सक्रिय रहेगा। और बहुत बार ऐसे होता है कि आप खुद पूछते हैं, जैसे अभी वो समवाय जैसे आया तो मैंने कहा ना कि ऐसे माता जी का नाम भी है, तो इससे बालक सभी जो भी सुन रहे हैं, हाँ बालक ही हैं, तो वो सब क्या हो गए, सक्रिय। हाँ, और खट से जो आंसर भी आया कुछ शिक्षण सूत्रों पर आधारित, ये शिक्षण सूत्र हम पढ़ेंगे ना, सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से ज्ञात की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, ऐसे कुछ, तो वो उनके ऊपर ये आधारित है। और सब जगह अच्छी बातें हैं तो दोस्त तो है ही है, समय अधिक लगता है, क्योंकि आप उदाहरण देने लग गए तो फिर आप जो पढ़ा रहे हैं वो चीजें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती। बहुत बार लगता है ऐसे कि कम समय में पढ़ा जा सकता था ये तो, लेकिन इसमें ज्यादा समय लग रहा है। इसमें जो आप सिलेबस को पूरा नहीं कर पाएंगे या ज्यादा समय लग जाएगा। पूर्णता नहीं का मतलब एकदम जो हमें सिलेबस वाली जो कहानी है उसको समझना है कि वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। भाषा प्रयोग में कठिनाई, आत्मविश्वास में कमी। अब यहाँ थोड़ी सी ये लाइन है जो थोड़ी अजीब लग रही है कि जब आपको रोचक और सक्रियता की बात कर रहे हैं तो ये कठिनाई कैसे है। जब उदाहरण वगैरह की बात आएगी ना, जैसे पूछा अगर आंसर नहीं दे पाया कोई विद्यार्थी है, जो आत्मविश्वास है जो उसका थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कमजोर पड़ेगा। शब्द शुद्धि नहीं करवा पाते, अधूरापन। अब ये शब्द शुद्धि की तो बात साथ में आ गई, क्योंकि जब आप पढ़ा रहे हैं तो दुनिया भर के सारे शब्द तो आप है ना साथ के साथ नहीं बता सकते हैं। तो ये भी थोड़ा एक उन्होंने जो नेगेटिव मान लिया, ये केवल हिंदी के संदर्भ में आ गए सारे, ध्यान देना है, बाकी वो ओवरऑल सभी विषय आ गए। तो ये विधि थी कौन सी बोलो, समवाय विधि, ठीक है। जनक कौन है, हर्बर्ट। अब हर्बर्ट के अलावा नाम फ्रोबेल का भी आ गया, गांधी जी का भी आ गया, तो तनाव नहीं लेना है, डीवी का नाम भी आ गया, तो वो भी ऐसी बात करते हैं, इससे मिलती जुलती इस कारण। बाकी मेन जो व्यक्ति है वो कौन है, हर्बर्ट है। सहयोग प्रणाली भी कह सकते हैं। और सबसे बढ़िया है समवाय के साथ ज्यादा ध्यान रखो कौन से शब्द को, प्रसंगानुकूल को। प्रसंगानुकूल शब्द अगर ध्यान रहा तो फिर अपने कोई समस्या नहीं आएगी। व्याकरण को पाठ्य पुस्तक लेखन का कार्य, यानी कि आप जो किताब पढ़ रहे हैं उसे वैसे एक और आएगी विधि जिसको भी पढ़ेंगे अपन, व्याकरण के लिए आती है, लेकिन समवाय को भी ध्यान रखना। यहाँ जो सब्जेक्ट को भी जोड़ दिया है और व्याकरण को भी जोड़ दिया है। नाम है दो, लंबी और खेती। सब्जेक्ट में ही सब्जेक्ट की कोई बात कर रहे हैं तो कैसा होगा, और अगर एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को हम कनेक्ट कर रहे हैं तो वो कौन सा हो जाएगा। फिर चारों सिद्धांत अपने को पता होने चाहिए। सहसंबंध किसने दिया, हर्बर्ट ने दिया। ऐसे ही सामान्यकरण की बात कौन करते हैं, और जीवन केंद्र की बात कौन करते हैं, और बुनियादी शिक्षा की बात कौन करते हैं, गांधी। यहाँ पहले उदाहरण दिए जाएंगे, उदाहरण दिए जाएंगे, इसका मतलब मनोवैज्ञानिक है या मनोवैज्ञानिक है, बोलो मनोवैज्ञानिक। ऑटोमेटिक ये सिस्टम है जो सेट है, इसमें ये कोशिश करनी है। अब बात करनी है किसके बारे में, बोलो, प्रत्यक्ष विधि। विधि का नाम है क्या, प्रत्यक्ष। प्रवर्तक का नाम है गोइन महोदय। क्या नाम है, गोइन, ठीक है। वकील साहब है वो, इसे मान लो कि सहयोगी, या बाद में और डेवलपमेंट करने में जो इनका नाम है। बाकी गोइन महोदय है वो मेन है। और कोई नया नाम आएगी तो नया है, अजीब सा है, तो इसको प्रत्यक्ष विधि के साथ याद रखना है। प्रत्यक्ष विधि को दो तीन और नाम से जानते हैं। इसी को हम क्या बोल देते हैं, सुगम। इसी को क्या बोल देते हैं, प्राकृतिक। और इसी को निर्वाद विधि, यानी इसमें कोई भी वाद नहीं होता है, जो है नेचुरल वो है, ऐसा कुछ इसमें रहता है सिस्टम। तो ये अपने को कोशिश करनी है। शुरुआत हुई थी कौन से देश से, फ्रांस से, और कब, 1901 में। और शुरुआती दौर में प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड जिसको अपन बोल सकते हैं, ये है जो अंग्रेजी भाषा। कौन सी भाषा में बोलो, अंग्रेजी। और इसकी जो खास बात है वो ऐसे है, देखो डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट। जैसे अभी हमारा जो सिस्टम है शिक्षा का, उसमें ऐसे सिस्टम होता है कि हम जैसे पढ़ा रहे हैं, स्कूल में जो पढ़ाई जाती है, जैसे मान लो अपने यहाँ 5वीं क्लास के बच्चे को, अपने सोएपुर गांव में ही बात करें, इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, तो ऐसे पढ़ाई जाती है कि उसको अंग्रेजी में जो शब्द है उसके हिंदी में मीनिंग क्या है, या उसका हिंदी अनुवाद करके ऐसे बताते हैं। बताते नहीं बताते, अरे बोलो, बताते हैं क्या। अब वो कहानी है जो थोड़ी सी अपने को ध्यान रखनी है। अगर अंग्रेजी सिखा रहे हैं और केवल अंग्रेजी में ही बात कर रहे हैं, सारा कुछ है जो अंग्रेजी में ही है, तो इसका मतलब फिर वहां पर क्या हो जाएगा, बोलो, डायरेक्ट मेथड। कौन सा हो जाएगा, डायरेक्ट।
मातृभाषा का प्रयोग न कर नई लक्ष्य या द्वितीय भाषा को ही क्या करना, बोलो, मातृभाषा की तरह सिखाना। मातृभाषा का मतलब उसकी जो भाषा है जो उसको सिखाई जा रही है वो। नई लक्ष्य या द्वितीय, ये कौन सी भाषा है बोलो, जो उसको सिखानी है बालक को। और मातृभाषा कौन सी है, जो उसको आती है। अनुभवी शिक्षक की आवश्यकता हर स्तर पर जो कि संभव नहीं है, एक तरीके से दोष मान लो उसका कि आपको जो हर स्तर पर, क्योंकि डायरेक्ट अगर सिखाना है तो उसमें अनुभवी शिक्षक की आवश्यकता पड़ेगी, हर स्तर पर ये संभव नहीं है, दोष हो गया एक तरीके से। अधिक विद्यार्थियों वाली कक्षा में कम उपयोगी, क्योंकि वहां किसी बालक को समझ में नहीं आए तो एक एक बालक को समझाना भारी हो जाएगा आपके लिए। और सीमित शब्दावली का ही प्रयोग, क्योंकि जो भाषा बालक सीख रहा है उसको कम शब्द आते हैं, कम शब्द आते हैं, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड एक प्रोफेसर बोकिल की जो पुस्तक है उसका नाम ध्यान रखिएगा। इन्होंने जो बात की थी कि संस्कृत में यह विधि है जो बहुत बढ़िया हो सकती है, नाम है पुस्तक का एन अप्रोच टू हिंदी संस्कृत, पुस्तक है ये। और कौन है राइटर, प्रोफेसर बोकिल, ध्यान रख लेना। और इन्होंने जो इसमें बात की है किसके लिए, संस्कृत के लिए, क्योंकि वो भी तो है, अभी अपने यहाँ तो तृतीय भाषा बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ जब पढ़ रहे हैं उस हिसाब से भी ध्यान रख लेना। दूसरी भाषा सीखने है तो व्यतिरेक विधि, एक और विधि पढ़ेंगे अपन, व्यतिरेक। व्यतिरेक होती है, वो होती है तुलना। मतलब आप जो हिंदी पढ़ा रहे हैं, नहीं अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं और उसमें हिंदी का ट्रांसलेशन करते हुए पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब वो विधि कौन सी है, व्यतिरेक। और ये लाइनें दोनों एक साथ क्यों आई है, इसके साथ ही क्यों लिखा है, तो उसका कारण है क्योंकि जब हम व्यतिरेक विधि पढ़ेंगे उस समय भी लगभग ऐसी बातें आएंगी, तो तुलना कर पाए अपन तो थोड़ा ठीक रहेगा। ये विधि है जो कौन सी है, अभी जो पढ़ रहे हैं वो विधि कौन सी है, अभी हम पढ़ रहे हैं वो विधि कौन सी है, प्रत्यक्ष विधि है, डायरेक्ट मेथड। और यहाँ जो विधि का नाम लिखा है वो कौन सी है, व्यतिरेक। तो व्यतिरेक है जो इससे अलग है, किस प्रकार अलग है, क्योंकि वो दूसरी, ये अलग तो है, वो ठीक बात है। ये बात किसने कही है उसकी थोड़ा ध्यान रख लेना, भोलानाथ तिवारी। मतलब कुछ लोग जैसे वकील साहब मानते हैं कि डायरेक्ट मेथड ज्यादा बढ़िया संस्कृत के लिए, और भोलानाथ जी मानते हैं कि आप जो कौन सी विधि यूज करो तो दूसरी भाषा सिखानी है तो। ओके, आगे बात करो। प्रयोजना विधि, विधि का नाम क्या है, प्रयोजना, विलियम थर्ड किलपेट्रिक। प्रोजेक्ट मेथड जो आजकल जो प्रगतिशील माना जाता है और बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान रखेंगे। प्रोजेक्ट मेथड, विलियम हर्ड किलपेट्रिक, जो कि क्या है, इसके जनक है। हालांकि इसका जो विकास हुआ उसमें केवल ऐसे नहीं कि किलपेट्रिक ने ही काम किया, और भी जो रिसर्चर हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, शिक्षाविद हैं, उन्होंने काम किया है। तो बात करते हैं, एक तो ध्यान रखना प्रयोजना विधि कैसी है, और जैसे ही ये नाम आएगी भी बाल केंद्रित है, तो बाल केंद्रित नाम आते ही सारी कुछ कहानी है जैसे जुड़नी चाहिए कि ये मनोवैज्ञानिक हो जाएगी, होगी ना, लर्निंग बाय डूइंग वाली बात आ जाएगी क्योंकि बाल केंद्रित है। प्रोजेक्ट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था प्रोफेसर रिचर्ड्स ने। ये प्रोफेसर साहब का नाम क्या है, प्रोफेसर रिचर्ड्स। तो इनको थोड़ा सा याद रख लेना, ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, और लगभग ये जो शब्द आया था उस समय 1900 ईस्वी का समय था, ये भी ध्यान रख लेना। विचारक, यानी इस पर जो सिद्धांत है, इस विचार को दुनिया में फैलाने का काम है, वो किया है किसने, जॉन डीवी ने। ठीक है, जॉन डीवी के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, क्या है ये, शिक्षाविद है। फिर एजुकेशन में इसको लेके आए थे कौन, किलपेट्रिक। और ये एजुकेशन में देखो 1900 में ये शब्द आया था, ये सिद्धांत जो फैलाने का काम जॉन डीवी ने किया, और 1908 में एक शिक्षण विधि के रूप में किलपेट्रिक ने इसको लॉन्च कर दिया। तो जनक पूछे अगर सीधा केवल कि भाई ये प्रोजेक्ट मेथड है या जो परियोजना विधि है उसका जनक कौन है, तो क्या बताएंगे, किलपेट्रिक। ठीक है, और ऐसे पूछ ले कि जो किलपेट्रिक का नाम ही नहीं देंगे विचारक कौन है, इस पर विचार सैद्धांतिक जो जनक है वो कौन है, जॉन डीवी है। और शब्द की बात करें, शब्द की बात करें तो फिर अपने को ध्यान रखना प्रोफेसर रिचर्ड्स। और ये तीनों, ये दोनों है ना, जॉन डिवीर, ये याद होना जो थोड़ा सा कम जरूरी है, सबसे पहले याद करना अपने को किसको, किलपेट्रिक को, वो पक्का याद होना चाहिए। और वो जब याद हो उस समय अपने को ये देना ध्यान रखना है कि प्रोजेक्ट शब्द कोई अलग लेके आया और इसका विचार दुनिया में कोई अलग लेके, ठीक है ना। ठीक है, अब ये किलपेट्रिक ने जो लाइन है ना, वो यहाँ से ऐसे एरो बना हुआ है, मतलब ये किलपेट्रिक के द्वारा कही गई लाइन है। बात कर लेते हैं कि क्या है ये। प्रोजेक्ट स्वदेशी पूर्ण कार्य है जिनको बालक सामाजिक वातावरण में पूर्ण लगन के साथ संपन्न करता है। यह जो किसने कहा है, बोलो, यानी प्रोजेक्ट है जो कैसा कार्य है, उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है,
और बालक है जो सामाजिक वातावरण में पूर्ण लगन के साथ, ऐसा उनका मानना है कि आप किसी बालक को ऐसा प्रोजेक्ट दोगे तो वो पूरी लगन के साथ काम करेगा। अब इसके भी सोपान है, और सोपान अपने को याद रखने हैं, कितने सोपान है? 6 सोपान है। प्रोजेक्ट मेथड के 6 सोपान है। उसमें पहला है वातावरण या परिस्थितियों का क्या करो? निर्माण करो। ऐसे थोड़ा अजीब लग रहा है, ये निर्माण शब्द है, ठीक है, निर्माण। फिर दूसरे नंबर पे है प्रयोजना चयन, मतलब आप कोई भी एक प्रोजेक्ट है उसका चयन करेंगे, पहले थोड़ा माहौल बनाएंगे और माहौल बनने के बाद प्रयोजना का चयन करना। फिर तीसरे नंबर पे है, अब कुछ को लगेगा परियोजना योजना ऐसे अलग क्या है, तो कोई भी प्रोजेक्ट दिया, अब उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आपको क्या बनानी पड़ेगी? योजना बनानी पड़ेगी, योजना का निर्माण करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमने योजना बनाई कि भाई ऐसे हम हर महीने में टेस्ट होगा और ऐसे सिलेबस रहेगा, ये होगा, ये 1.5 साल तक हम पढ़ते रहेंगे टेस्ट के दबाव में और बढ़िया तैयारी हो जाएगी। और मन्नू कह रही है कि आप जो एक बार कह तो चुके हो लेकिन इसको फॉलो करके बताना रहेगा। इसको थोड़ा कम लग रहा है कि ऐसे थोड़ी होता है, बहुत सारे बच्चे तो रुक जाएंगे, तो इनको ये रुक जाएंगे तब भी अपने जो प्रोजेक्ट चलता रहेगा, ऐसी व्यवस्था मैं कोशिश कर रहा हूँ। योजना क्रियान्वयन, अब जब आपने योजना का क्या कर लिया? निर्माण कर लिया, तो अब आपको क्या करना है? उसका एग्जीक्यूशन करना है, मतलब क्रियान्वित करना उसको। और अब क्रियान्वित कर लिया मतलब प्रोजेक्ट ने जो तैयार कर लिया, तो प्रोजेक्ट का क्या करो? मूल्यांकन करो। और लास्ट में इसको जो आपको रिपोर्ट करना, रिपोर्टिंग करनी है, प्रतिवेदन देना है, या उसको परियोजना को क्या कहेंगे अपन? लिखना, ठीक है ना। तो इसमें हमने ये शुरुआत से लास्ट तक ये काम किया, वो उसको क्या देंगे अपन? प्रतिवेदन। तो सबसे पहले क्या था? परिस्थिति निर्माण, उसके बाद परियोजना का चयन, उसके बाद उस परियोजना को पूरा करने के लिए योजना का निर्माण, और योजना का निर्माण करने के बाद उस योजना का एग्जीक्यूशन, उसके बाद मूल्यांकन, और लास्ट में जो प्रतिवेदन। अब परियोजना के प्रकार की बात करनी है, तो प्रकार में देखो, छात्र के संदर्भ में जो प्रकार अलग है, समय के संदर्भ में अलग है, और उद्देश्य के संदर्भ में अलग है। जैसे छात्र के संदर्भ में ऐसे हो सकता है कि एक बालक है, उसको कोई प्रोजेक्ट दिया गया, तो वो कैसा हो जाएगा? व्यक्तिगत हो जाएगा। और जैसे एक छात्रों का ग्रुप है, 5 जने मिलकर ऐसे काम करेंगे, तो वो कैसा हो गया? सामूहिक हो गया। ये छात्र के संदर्भ में जैसे पूछे वैसे उत्तर देना। अब समय के हिसाब से कैसा? मान लो एक को दे दिया कि 1 साल का प्रोजेक्ट है, एक को दे दिया 2 दिन में, 1 दिन में हो जाएगा, 1 घंटे में हो जाएगा, ऐसा। तो समय के हिसाब से भी है, एक तो क्या हो जाएगा? बोलो ना, लघु मतलब कम समय का, और एक हो जाएगा दीर्घ। और एक थोड़ा सा जो महत्वपूर्ण हो सकता है, उद्देश्य के आधार पे। अब उद्देश्य क्या है इसको समझो पहले। उद्देश्य का मतलब हम क्या चाहते हैं, उस प्रोजेक्ट को बच्चों से पूरा करवाने के बाद हम क्या चाहते हैं, उसी हिसाब से हमें जो उनको प्रोजेक्ट देना पड़ेगा। जैसे वस्तुगत कोई भी मॉडल वगैरह ऐसा कुछ बनाना है, भौतिक रूप से कोई अगर गतिविधि है, तो उसको क्या कहेंगे अपन? उद्देश्यगत प्रकार कहेंगे परियोजना का, ठीक है। और फिर दूसरे नंबर पे अधिगम, हम बालकों को कुछ सिखाना चाहते हैं, इस कारण हमने कोई प्रोजेक्ट दिया है, तो वो कैसा प्रोजेक्ट है? अधिगम। और एक है समस्या, है ये समस्यात्मक, सॉरी, क्या है ये? समस्यात्मक। तो कोई समस्या है, उसका समाधान चाहते हैं, तो उसको अपन जो प्रोजेक्ट के रूप में बच्चों को दे सकते हैं। तो 3 प्रकार हो गए, मतलब प्रकार के भी 3 प्रकार है, बालक के आधार पे, समय के आधार पे, और उद्देश्य के आधार पे। बालक के आधार पे व्यक्तिगत और सामूहिक, समय के आधार पे लघु और दीर्घ, और जो उद्देश्य है उसके आधार पे पहला हो गया अपना वस्तुगत, दूसरा हो गया अधिगम, और तीसरा हो गया। अधिगम को ऐसे सिखाने के लिए ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है, बाद एक, ठीक है। अब बात करनी है किलपेट्रिक के अनुसार क्या है कहानी, क्योंकि ये प्रकार तो सामान्य है। अब किलपेट्रिक ने अलग माना है, थॉमस एम रिस्ट ने अलग माना है। तो किलपेट्रिक के जो प्रकार है उसको मेरे लिखने का तरीका थोड़ा सा जो वैज्ञानिक तरीका होना चाहिए वो नहीं है, वैसे लिखना ऐसे चाहिए तो ज्यादा बढ़िया आता है। किसी को लगे ऐसे कि भाई मुझे तो ऐसे लिखने हैं, तो ऐसे मत लिखना। ये ओब्लिक से ऐसे लगता है कि यही है, इसी का दूसरा नाम है क्या? ये अलग अलग है। ये पहला है, पहला माना उन्होंने क्या, और मैं कुछ भी लिख रहा हूँ तो मैं क्योंकि वापस समझा दूंगा, और स्टूडेंट भी खुद लिखेगा तो खुद के हिसाब से तो वो समझ सकता है, फिर भी वो याद करने के हिसाब से लिख लेना हमने तो ज्यादा ठीक रहेगा। पहला हो गया कौन सा? कलात्मक। किलपेट्रिक मानते हैं कि प्रोजेक्ट कैसा हो सकता है? कलात्मक हो सकता है। दूसरा हो गया सृजनात्मकता, नया कुछ भी वो तैयार कर रहा है बालक। तीसरा हो गया कैसा? अभ्यासात्मक, यानी अभ्यास करवाने के हिसाब से आपने जो प्रोजेक्ट दिया है तब वो। और चौथा हो गया कैसा? वो का वही सेम समस्यात्मक। राइटिंग अच्छी नहीं लग रही है, क्या समस्या आ रही है? मुझको लग रहा होगा कि सर ने इसको पैसे दे रखे हैं क्या, भाई तू मेरे पक्ष में बोलना है। ऐसा कुछ भी नहीं है ना। जो विद्यार्थी हैं उनको सबको, जो विद्यार्थियों के हित में ही काम कर रहा है। मैं तो इसको पूछ रहा हूँ, और मिला को इसको लग रहा है कि
आप बोल दो ना, जब देखो देखो मैं जब भी इधर देखता हूँ तो मेरा फिर मुझे लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो बता दो कि भी समस्या आ रही है, तो उस हिसाब से अपन सही कर देते हैं। कोई समस्या नहीं है। थॉमस एम रिस्क, अगले विद्वान का नाम क्या है? थॉमस एम रिस्क है। इन्होंने है जो एक तो माना प्रकार कौन सा? उत्पादनात्मक, यानी कि आप में जो कोई प्रोडक्टिव कोई भी चीज वगैरह बनवाएंगे, फिर ये अधिगम वाली बात कर ली और समस्या। ये लगभग ये जो है ना, ये तीन नाम है, ये नाम वापस रिस्क ने बताया वो क्यों है, क्योंकि प्रोडक्टिव अगर बात कर रहे हैं तो प्रोडक्टिव बात करें तो वो किसकी बात हो जाएगी? अंतिम रूप से तो कोई वस्तु की बात हो जाएगी। हिल पेट्रिक ने थोड़ा ये कलात्मक सृजनात्मक की बात दी है, तो उसको ध्यान रख लेना। और प्रोजेक्ट जो मेथड है ना वो महत्वपूर्ण है। पहली बार एजुकेशन में क्रांति लेके ये आया था, और इसकी जो वो मतलब थिंकिंग है ना, लर्निंग बाय डूइंग, वो आज भी पूरी दुनिया में छाई हुई है। तो इस कारण इसको थोड़ा सा अपने मोस्ट मान के पढ़ना, अच्छे से समझना सारी चीजें। थॉमस एम रिस्क ने जो बात कही है, चाहे अपने जो किल पेट्रिक ने बात कही है, चाहे इसके वो जो प्रकार वगैरह सारे कुछ बढ़िया पढ़ने हैं, सारे सब्जेक्ट में ये मेथड लागू है। अभी इसमें आ जाएगा कि नहीं है तो फिर लुबड़ा हो जाएगा। आ सकता है, क्योंकि ये लिखा हुआ देखो संभव नहीं, क्योंकि जैसे साइंस वगैरह ये सब्जेक्ट है तो उसमें तो प्रोजेक्ट से काम चलता है। लेकिन कुछ विषय ऐसे हो सकते हैं जहां पर आप जो कितने प्रोजेक्ट बनवा लोगे, जैसे हिंदी है, अब हिंदी में कितने प्रोजेक्ट बनवा लो, कोई एक आधी कहानी वगैरह बनवा ली, उसके बाद जैसे पढ़े हिंदी में रहे तो हिंदी की ज्यादा आलोचना नहीं करनी अपने। चलो, प्रयोजना विधि के गुण। मैं कहने का संदर्भ ये है कि किसी भी जो मान लो हिंदी है, हिंदी में पढ़ रहे हैं, ये विज्ञान में और उसमें पूछा जा सकता है, तो उस हिसाब से अच्छे से याद रखना। पहला हो गया गुण है, तो कैसी है ये? बाल केंद्रित, क्योंकि प्रोजेक्ट तैयार कौन करेगा? तो खुद इन्वॉल्व हो गया, तो इसका मतलब उस पर केंद्रित हो गई बात। फिर जैसे ही बाल केंद्रित है कोई भी विधि, तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? मनोवैज्ञानिक। और वो सफल विद्यार्थी, समझदार विद्यार्थी वही है जो एक चीज पढ़े और उसके आधार पर 10 और चीजें उसके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जानी चाहिए, हाँ ये भी होगा। समझ में आ रही है ना बात? हाँ देव किशन, समझ में आ रही नहीं आ रही है? अभी क्या काम है? कोई भी विधि अगर बाल केंद्रित है तो कैसी है वो? और जोर से बोलो। देखो उसका ध्यान नहीं था ना। और मैं अभी ये जो जितने नाटक कर रहा हूँ ना कि इतनी पीरियड टाइम पे सब करना, फीस जमा करवानी, ये करना, उसका कारण यही है, क्योंकि मेरे को एक भी स्टूडेंट क्लास में ऐसा नहीं चाहिए जिसको पढ़ना नहीं है और वो क्लास में बैठा। और वो विद्यार्थी कभी हो नहीं सकता जो पैसे देकर फिर फालतू में इसे क्लास में बैठा रहे, तो संभव ही नहीं है। हालांकि इसने सबसे पहले फीस जमा करवाई, लेकिन ध्यान कहाँ है तुम्हारा? इधर ध्यान दो यार तुम। राहुल तो वो है, वो तो बाहर फिर पंचे करना ना खूब। और मेरा ज्यादा फोकस रहेगा अभी जो बिल्कुल नए स्टूडेंट है, इनका अभी एडमिशन हुआ ही है, क्योंकि उनके रहेगी अभी जब वो रिजल्ट आएगा उस समय उनके नाम मिलेंगे अपने को नीचे। तो मैं ये नहीं चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि तुम रैंक 1 पे आ जाओ अभी जिनका एसटीसी में एडमिशन हुआ, ताकि ये बाकी थोड़े से लेने में आ जाए, मतलब थोड़े ढंग से पढ़े। तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इनको तुम लाइन पे अड़ा सकते हो बढ़िया से। क्या देव किशन, उसमें से एक तुम भी हो, तो थोड़ा ध्यान दो यार इधर। उच्च प्राथमिक स्तर पर बोलो उपयोगी है। उच्च प्राथमिक का मतलब क्या हुआ? 6 से 8वीं जो क्लास, 6 से 8 वर्ष नहीं है ना, 6 से 8 क्लास, उसको अपन उच्च प्राथमिक बोलते हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण जो इसकी बात है, ये किस पर आधारित है? करके सीखने पर। इसको अंग्रेजी में कहेंगे अपन लर्निंग बाय डूइंग। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रख लेना। सूझ विवेक, ये सूझ यहाँ था वो गलत जो मैंने पढ़ा था। सूझ डेवलप होगी, और विवेक जो उसमें जो सोचने समझने की क्षमता है उसका जो उसमें क्या होगा, बालक में विकास होगा। ये महत्वपूर्ण बात है ना, जिससे कोई बालक है उसमें सूझ विकसित हो जाए, जैसे क्या गलत है क्या सही है, ऐसा विवेक अगर उसमें आ जाए तो कितनी बढ़िया बात हो जाएगी। तो ये अच्छी विधि हो गई इस कारण। अब दोष भी है, जो अच्छी विधि है, अच्छा कोई भी है काम, तो उसके दोष भी होते हैं। जैसे सबसे ज्यादा जो कहानी है वो है समय की। समय ज्यादा लगेगा, पैसा ज्यादा लगेगा। आप कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे हैं तो उसके लिए कार्ड शीट वगैरह और जो भी सामग्री चाहिए, और ये दोनों ज्यादा चाहिए तो फिर संसाधन भी ज्यादा चाहिए, सीधी बात है। कक्षा कक्ष में उपयोग है जो थोड़ा सा क्या है, कठिन है, क्योंकि प्रोजेक्ट आप कक्षा कक्ष में तैयार कर रहे हैं। मैं जैसे मान लो सारे स्टूडेंट है, उनको एक दो प्रोजेक्ट दे दूंगी, जैसे अपन साइकोलॉजी में कितनी किताबें हैं तुम लिख के लाओगे, कितने वर्ष वगैरह है तुम लिख के लाओगे, हिंदी में शिक्षण विधियों में विधि का नाम और फाउंडर का नाम तुम लिख के लाओगे, किसी को कह देंगे कि मनोवैज्ञानिक विधियों का नाम तुम्हें लिखना है, किसी को कह दिया अमनोवैज्ञानिक एक साथ नाम लिख के लाओ, ऐसा कुछ। तो वो कार्ड शीट वगैरह बनाना यहाँ, क्योंकि इसकी ये समस्या आ सकती है। तो कक्षा कक्ष में उपयोग है जो कैसा है बोलो? इसने ये नहीं कहा कि भाई लागू नहीं हो सकती, थोड़ी मुश्किल पड़ सकती है, ऐसा कहा। और सभी विषयों में इसका प्रॉपर उपयोग है जो संभव नहीं होगा। ये भी प्रोजेक्ट मेथड की एक है जो कमी है, ये थोड़ा ध्यान रखना। अब इसमें शुद्ध अशुद्ध या सत्य असत्य, शुद्ध अशुद्ध नहीं, वो हिंदी में होता है लेकिन वो ग्रामर में सत्य असत्य वाला प्रश्न आ जाए तो उसमें ये एक पॉइंट बन सकता है। जैसे ऐसे बढ़ाई करने के संदर्भ में एक हो सकता है
कि प्रयोजना मेथड है, प्रयोजना विधि है, वो सभी विषयों में बहुत उपयोगी है। ऐसा आ जाए तो थोड़ा ध्यान रखना है कि वो बात है जो कैसी हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई नहीं क्या कहना चाह रहा हूँ? हर शिक्षक उपयोग नहीं कर सकता, हर एक है जो प्रॉपर इतना बढ़िया प्रोजेक्ट बताना और उसको जो वापस मूल्यांकन करना, ये सारा कुछ नहीं कर पाएगा। इस पर पुस्तकों का अभाव है। अब मैंने थोड़ा, मैं जब लिख रहा था मैं उस समय सोच रहा था यार कि ये जब बात करेंगे तो सबको अजीब लगेगा। इस पर का मतलब है ये जो प्रयोजना विधि है ना, उससे रिलेटेड बहुत ज्यादा पुस्तकें नहीं है। प्रोजेक्ट्स क्या क्या बनवा सकते हैं टीचर, सब्जेक्ट में किसमें भी आपको काम करना है तो उसके लिए कोई एक स्पेसिफिक पुस्तक वगैरह नहीं होती। अब पुस्तक नहीं है तो फिर वो शिक्षा का जो प्रोजेक्ट प्रॉपर नहीं बना पाएगा। इस कारण से भी ये इसका क्या हो गया, क्या हो गया, दोष। ठीक है ना। तो ये कौन सी विधि थी बोलो? प्रयोग, प्रोजेक्ट, या अंग्रेजी में कहेंगे तो प्रोजेक्ट मेथड। और अपन बात कर रहे हैं अभी जब, उस हिसाब से इसका नाम क्या है, प्रयोजना विधि। योजना और प्रयोजना में क्या अंतर है? ऐसे ही, मतलब ये ऐसे ही वाला ही प्रश्न है, ऐसे ही बता दो कि भाई हाँ ये है मेरे। जैसे मैं अगर क्लास में होता और मेरे को ये प्रश्न पूछा जाता तो मैं तो ऐसे कह देता कि योजना में प्र नहीं है, प्रयोजना में प्र लिखा हुआ है। ऐसे बता सकते हो। क्या अंतर है, कोई बताना चाहे तो? हम्म, काम दिया वो तो परियोजना है ना? हाँ, ठीक है। और थोड़ा और कोशिश करो, देखे और कोई बताना चाहे तो। ऑफलाइन क्लास का यही तो है ना कि अपन ऐसे थोड़े डिस्कस भी कर सकते हैं, कोई शब्द अपने को ज्यादा समय तक याद कैसे रहे। चलो, ये आज का प्रोजेक्ट है, सबको दे रहा हूं मैं, ठीक है, कि कल अच्छे से दोनों शब्द हैं उनको समझ के आएंगे कि भाई प्रयोजना का मतलब ये है और योजना का मतलब ये है। ठीक है, एक प्रोजेक्ट दे दिया मैंने। विलियम कौन सा है? हर्ड किलपेट्रिक। ठीक है, विलियम जेम्स थोड़ा ज्यादा फेमस हो रहा था, अब अपने विलियम बहुत सारे और आएंगे, उनमें एक विलियम हर्ड किलपेट्रिक है। ये इसका फाउंडर है। बाकी विचारक कौन है? जॉन डीवी है। और शब्द कौन लेके आए? प्रोफेसर रिचर्ड्स। कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे? कोलंबिया में। और ये जनक के रूप में जब, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में इंट्रोड्यूस किया तो 1908 है। बाकी वो शब्द पहले आ गया था, कब आ गया था? 1900, बराबर 1900 में। ठीक है। और प्रोजेक्ट स्वदेश पूर्ण, या 1908 नहीं है? हाँ, इसको थोड़ा सही कर लेना भाई, है ना। इस पे बात करेंगे, वापस देख लेंगे। ये अगर 1918 है तो 18 कर लेना, अपने लफड़ा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। परिभाषा याद रखना, प्रोजेक्ट स्वदेश पूर्ण कार्य है जिनको बालक क्या करता है, सामाजिक वातावरण में पूरी लगन के साथ है जो संपन्न करता है। अब परीक्षा में प्रश्न कैसे आ सकता है, ये आ सकता है, इसको थोड़ा याद रखना। ये लाइन दे देंगे दोनों और पूछ लेंगे कौन से विद्वान। अब सबको पता है कि प्रोजेक्ट की बात कर रहा है, कुछ ज्यादा बात तो कौन करेगा, तो याद रह जाएगा। वैसे भी याद रख लेना, लेकिन थोड़ा ध्यान होना चाहिए, पूर्ण लगन वाली बात तो इन्होंने कही है। फिर सोपान में हमने बात कर ली, पहले तो क्या करना हमें, परिस्थिति का निर्माण, वातावरण निर्माण। हर जगह हर क्लास में वातावरण निर्माण जरूरी है। अभी शुरू में जब हम पढ़ रहे थे तो शायद मैंने शुरू में कहा था कि एक बार नाम बोलो इसका, तो थोड़ा माहौल बन जाएगा, है ना। उसको कहते हैं क्या? वातावरण। सबके दिमाग में आ जाता है कि हाँ हम अब पढ़ना शुरू कर रहे हैं, अब हमें आगे देखना है। उसके बाद प्रोजेक्ट का चयन कर लेंगे और उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए योजना बनाएंगे, फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे, फिर उसका मूल्यांकन करेंगे और लास्ट में जो प्रतिवेदन देंगे। ठीक है। फिर परियोजना के प्रकार में हमने क्लियर कट बात कर ली कि 3 प्रकार हैं, छात्र के हिसाब से व्यक्तिगत सामूहिक हो गया, समय के हिसाब से जो लघु दीर्घ हो गया, और उद्देश्य के आधार पर हमने बात कर ली वस्तुगत, अधिगम या समस्यात्मक। ठीक है ना, याद होना चाहिए अपने को। फिर ये कलात्मक वाली, सृजनात्मक वाली बात कौन करता है? किलपेट्रिक। और जो उत्पादन, सीखना और समस्या की बात करता है, रिस्क। फिर गुण की बात की थी हमने कि भाई मनोवैज्ञानिक है, बाल केंद्रित है, 6 से 8 कक्षाओं में बढ़िया है, लर्निंग बाय डूइंग, और बालक में सूझ का विकास करती है, विवेक क्षमता का विकास करती है, भाई ये सबसे बढ़िया बात है। और नुकसान या दोष की बात की थी, इसमें पैसा ज्यादा लगता है, समय ज्यादा लगता है, संसाधन ज्यादा चाहिए, ट्रेन टीचर चाहिए, बहुत प्रॉपर किताब वगैरह नहीं है, बहुत सारी समस्याएं इसमें हो सकती है। हर सब्जेक्ट में आप इसको जो प्रॉपर लागू नहीं कर सकते। अगली विधि है अपनी कौन सी? आगमन विधि। आगमन विधि का खूब नाम सुना होगा, हर सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं ये काम आती है। फोटो देखे इसमें क्या क्या लिखा हुआ है? सोपान है क्या शुरू में? 4। पहले तो फाउंडर कौन है? अरस्तु। ठीक है, आगमन का फाउंडर भी अरस्तु है। और सोपान में सबसे पहले है उदाहरण, अभी बात कर लेते हैं।
आगमन विधि है, इसके साथ साथ नाम आएगा निगमन का। बोलते हैं आगमन निगमन, शब्द ही ये मतलब मिलते जुलते से हैं, और उसकी जो साउंड भी है तो मैच करती है। आगमन निगमन, गमन तो सेम ही हो गया। नाम से भी थोड़ा अपन बात करें तो आगमन का मतलब आना, गमन यानी वैसे तो जाना वगैरह होता है, लेकिन फिर भी ऐसे बात कर ले अपन। आगमन में सबसे पहले आप बालक को क्या बताओगे? उदाहरण दोगे, उदाहरण बताओगे या दृष्टांत बताओगे। दृष्टांत शब्द है उसको थोड़ा कमजोर मानना, यहाँ मेन जो एग्जाम में शब्द आता है वो क्या आता है? उदाहरण आता है। तो आप पहले उदाहरण दोगे, ठीक है। अब उदाहरणों का बालक है जो निरीक्षण करेगा, विश्लेषण करेगा, बताएंगे उसको अपन, और धीरे धीरे उनका उसके लिए क्या हो जाएगा? सामान्यीकरण, उसको नॉर्मल लगेगी ये बातें सारी। और उसके बाद जो जो भी उसको उदाहरण दिए गए हैं उनका परीक्षण करेगा, कुछ हम उसको नियम वगैरह बताएंगे, और लास्ट में है जो वो अपनी तरफ से क्या बना लेगा? नियम बना लेगा। क्या बना लेगा बोलो? नियम बना लेगा। जैसे इसका एक बढ़िया उदाहरण हो सकता है, मान लो हमने जो पांचवी कक्षा का एक बालक है उसको कुछ हम सिखा रहे हैं, मान लो मैथमेटिक्स में, तो उसको हमने जो 5-10 संख्याएं दी, जैसे मान लो हमने जो 555 लिख दिए, एक जगह 25 लिख दिए, एक जगह बालक जैसे समझता है वैसे 255 लिख दिए, ऐसा कुछ। ये 2-3 संख्याएं अलग अलग, और बालक को कहा कि आपको जो भाग करना है और इन सब संख्याओं में 5 का भाग दो। पूरा पूरा जाएगा क्या? तो जाएगा। हाँ। अब ये जैसे ये तो उदाहरण हो गए ना कि भाई इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, ये सब उदाहरण है। ये क्या है? उदाहरण है यार, जो भी इस प्रकार का अपन शब्द यूज कर सकते हैं। अब इससे हम जो उस बालक को कहेंगे कि यहाँ तुम ऑब्जर्व करोगे इसके इकाई के अंक कौन सा है, ऐसा कुछ हम उसको कहेंगे बालक को। तो फिर वो सभी जगह इनको देखेगा, बोल देगा तो भाई सब जगह क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। या फिर उसको थोड़ा और ले जाए हम कि जीरो वाली संख्याएं भी लाएं, तो इस प्रकार का हो सकता है, संभव तो है ये चीज। और बाद में उसको हम कहेंगे कि भाई जिस भी संख्या में आप देख रहे हो लास्ट में क्या है? जीरो है, या लास्ट में क्या है? तो फिर उसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। अब ये क्या बन गया? नियम। अब वो दुनिया में कोई सी संख्या है तो उसका लास्ट का इकाई का अंक देके ही बता देगा कि भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो यहाँ हमने पहले उसको क्या दिया? दृष्टांत उदाहरण दिया, और उसके बाद उसको कहा कि भाई इस प्रकार से नियम बनेगा। तो फिर विधि हो गई कौन सी? आगमन। और निगमन को यही समझ लो, अगर हमने बालक को सीधा एक लाइन लिख दी कि किसी भी संख्या के लास्ट में जीरो है या 5 है, इसका मतलब उसमें भाग जाएगा, तो पहले हमने क्या बता दिया उसको? नियम। अब वो उसके आधार पर जो खूब सारे उदाहरण हल कर सकता है, तो उसको कह देंगे क्या? निगमन। व्याकरण शिक्षण की प्राचीन विधि है, पुराने समय में उदाहरण के आधार पर बाद में उनको जो व्याकरण सिखाई जाती थी, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब ये जो शब्द आया था ना, हमने अभी उदाहरण लिया, उसी को वापस थोड़ा देख लेते हैं, ताकि ये जो शब्द आया ना, सत्यापन करना। और सत्यापन का मतलब जैसे हमने बात कर ली भाई इस प्रकार का, अब ये 5 उदाहरण भी हमने उससे एक नियम बना दिया। अब बालक सत्यापन करना चाहिए तो कर सकता है ना, कोई सी दुनिया की संख्या उठा लो और उसमें भाग देके देखो, अगर वो पूरा जा रहा है तो वो फिर उस नियम का क्या हो गया? सत्यापन हो गया एक तरीके से। आगमन विधि के शिक्षण सूत्र है, यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है, ये महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स में तो जैसे 100% गारंटी है कि एक प्रश्न आएगा। प्रीलिम्स वाला तो अपने 1-2 स्टूडेंट होंगे, बाकी है नहीं, 1-2 नहीं, शायद 8-10 तक होंगे। लेकिन ये थोड़ा सा मामला है जो इसका महत्वपूर्ण रहेगा, इसको पक्का याद करना, क्योंकि इसमें चूकने की संभावना है अगर पक्का याद नहीं है किसी स्टूडेंट को तो। कुछ को लग रहा बीच में क्या याद आ गया। आगमन विधि के शिक्षण सूत्र, पहला देखो उदाहरण से नियम की ओर, ये पक्का याद होना चाहिए, उदाहरण से नियम की ओर इसका शिक्षण सूत्र है। अब इसी के आधार पर देखेंगे तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना है, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना है, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना है, और मूर्त से अमूर्त की तरफ जाना है। शब्दों को समझेंगे एक बार, सारे ये सूत्र देख लेते हैं। और प्रत्येक से किस तरफ जाना है? प्रमाण की तरफ जाना, प्रत्येक से प्रमाण की तरफ जाएंगे। देखो पहला उदाहरण क्लियर है सारा, अभी बात कर ली हमने, नियम कैसा क्या है समझ गए। स्थूल और सूक्ष्म की भी बात कर लेते हैं। स्थूल का मतलब क्या होगा? कोई भी वस्तु जो बड़े रूप में है वो स्थूल कहलाएगी। और सूक्ष्म का मतलब क्या हुआ? उसका बिल्कुल डीप नॉलेज है, उसको अपन कहेंगे सूक्ष्म। जैसे हम छोटी मोटी बातचीत करते हुए फिर उसको मेन बात सिखाते हैं, तो वो बात हो गई है। विशिष्ट और सामान्य, ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन थोड़ा सा इसको याद रखने की कोशिश करनी है। विशिष्ट पहले आएगा और सामान्य बाद में आएगा, किसमें? जबकि इनको देखते हुए ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि सामान्य पहले होना चाहिए, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, विशिष्ट पहले आएगा। और विशिष्ट है ना, एक मतलब हमने एक उदाहरण लिया पहले, जैसे ये 555 वाली बात की थी,
तो ये एक उदाहरण है, ये अभी क्या है, विशिष्ट है, इतनी संख्याओं में से किसी एक संख्या की बात की हमने, और बाद में वो चीज है जो हर एक संख्या के लिए लागू हो जाएगी जिसपे 0 और 5 है, तो वो क्या हो गई, अब सामान्य बात हो गई। शुरू में वो विशेष बात थी, इस कारण विशेष से सामान्य की तरफ है। ज्ञात से, अब इसमें भाग वगैरह दे लिया, तो ये बात क्या है, ज्ञात है। अब ज्ञात से फिर वो कितनी सारी संख्याएं हैं वो सारी उसको पहले पता नहीं है, ज्ञात है, तो ज्ञात से फिर वो उन संख्याओं को सीखेगा जो उसको पहले पता नहीं है। तो ज्ञात से किधर चला गया, अज्ञात की तरफ। और मूर्त से अमूर्त, इसको भी समझो, ये भी महत्वपूर्ण है। जब हम साइकोलॉजी पेडागोजी पढ़ते हैं तो ये कॉन्सेप्ट है जो इंपॉर्टेंट रहता है। और कंसेप्ट के बारे में बात कर चुके हैं कि कंसेप्ट इज किंग, है ना। जिस विद्यार्थी को कॉन्सेप्ट जो क्लियर है वो विद्यार्थी परीक्षा में बहुत बढ़िया कर सकता है। तो अभी देखो ललिता बता रही है मूर्त का अर्थ क्या होगा, बताओ। फिर सुलोचना बताएगी अमूर्त का अर्थ क्या है। बोलो फटाफट से, क्या होगा। अभी ये माउस नजर आ रहा है क्या, इधर देखो, है नजर आ रहा है। अब ये इसका कौन सा स्वरूप है, कोई भी वस्तु अगर हमारे सामने है प्रत्यक्षीकरण हम कर सकते हैं, इसका मतलब वो क्या है, हाँ उसको हमने उदाहरण दे दिया, वो उसके सामने है, इसका मतलब वो उसकी उपस्थिति क्या बता रही है, उसका कौन सा स्वरूप बता रही है, मूर्त स्वरूप। अब बहुत सारे शब्द हैं, अंक है, संख्याएं हैं, उसका हमें पता नहीं है, वो सारे जब उसके सामने नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, तो फिर वो क्या है उसके लिए, अमूर्त है। तो जो सामने है उसको समझ के सीख के फिर नियम के आधार पर वो किन के बारे में बात करता है, अमूर्त के बारे में बात करता है। क्लियर ये बात। और लास्ट वाला है प्रत्यक्ष से प्रमाण। ये प्रत्यक्ष है, वही कहानी है भाई, जो सामने है वो क्या हो गया, प्रत्यक्ष हो गया। अब उससे है जो प्रमाण, प्रमाण का मतलब फिर नियम को वो फॉलो करके देखेगा और जगह ना उसको प्रमाण भी मिल जाएगा। तो शिक्षण सूत्र याद रखेंगे क्या, बोलो देखिए, पहला कौन सा था, उदाहरण से नियम की ओर। दूसरा कौन सा था, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। हाँ, उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे से याद रखना कोशिश करें। और इसमें लगता है ऐसे ही बहुत नॉर्मल सी बात है, लेकिन परीक्षा में क्योंकि हम दबाव में रहते हैं तो वो पक्का याद होगा, तब अपने गलत नहीं होगा। तीसरा क्या था, विशिष्ट से सामान्य की तरफ। चौथा कौन सा था, ज्ञात से ज्ञात, और मूर्त से अमूर्त, और लास्ट क्या था, प्रत्येक से प्रमाण। ओके, हाथ कंगन को आरसी क्या बोलते हैं ना अपन, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, तो उससे याद रख लेना कि भाई प्रत्यक्ष से किधर चलता है, ये प्रमाण की तरफ। ओके, अब इसके क्या देखने अपने को, गुण। अब गुण में पहला है कैसा, थोड़ा लिखने में जी भी लिखा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक क्यों है, क्योंकि बालक खुद से है जो सीखता है, बालक को शुरू में उदाहरण वगैरह बताते हैं या प्रत्येक चीजें बताते हैं, मूर्त चीजें बताते हैं, तो वो थोड़ा सा ठीक है। फिर है इससे जो ज्ञान प्राप्त होगा, अर्जित ज्ञान, वो कैसा होगा, है, क्योंकि उस बालक ने कुछ भी रटा नहीं है, उसने बढ़िया उदाहरण देखी है, उसके आधार पर कोई कॉन्सेप्ट जो अपने दिमाग में बिठाया, तो वो चीज उसको